वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस जनरल स्टडीज़ क्लासेस। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री दैट इज़ पशुपालन के बारे में। पशुपालन का क्या स्टेटस है, 20th लाइव स्टॉक सेंसस के बारे में बात करेंगे, लाइव स्टॉक की डिटेल के बारे में बात करेंगे और क्या चैलेंजेस और क्या इम्पैक्ट हमारे समाज पर पड़ रहा है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को किस तरीके से ये बदल रहा है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसको आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं जनरल स्टडीज़ पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी और सोसाइटी से और पेपर नंबर 3 के इकोनॉमिक्स पार्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर में जो एनिमल हस्बेंड्री है या फिर जो पशुपालन है इसकी डेफिनीशन क्या होती है। जब भी आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना होता है तो आपको उसके सिलेबस और उसके डेफिनीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एनिमल हस्बेंड्री एक तरीके का फार्मिंग का पार्ट ही होता है। नॉर्मली जो फार्मिंग है जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर और उसके साथ में अलाइड एक्टिविटी को रखते हैं। हालांकि एनिमल हस्बेंड्री केवल और केवल एग्रीकल्चर करने वाले लोगों का ही पार्ट नहीं है, बल्कि अपने आप में एक अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पर होता है मोस्टली। लेकिन जो एग्रीकल्चर करने वाले जो लोग होते हैं वो साथ में पशुपालन भी करते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर फुल टाइम जॉब नहीं है, सीजनल जॉब होती है, टाइम टाइम पर जॉब होती है और कहीं ना कहीं जितने भी लोगों की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं एग्रीकल्चर में। और जो बचा हुआ टाइम होता है उस दौरान में ये लोग पशुपालन का काम कर लेते हैं, यानी कि जो एनिमल हस्बेंड्री है, बोवाइन एनिमल्स हैं, उनको ये लोग पालते हैं और उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स निकलते हैं उनको सेल करके अपनी आमदनी बढ़ाते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री रिफर्स टू लाइव स्टॉक रेजिंग और साथ में सेलेक्टिव ब्रीडिंग। अब ये सेलेक्टिव ब्रीडिंग जो होती है वो ट्रेडिशनल और साइंटिफिक दोनों ही तरीके से हो सकती हैं, डिपेंडिंग कि आप किस स्केल पर काम कर रहे हैं। ये एक तरीके का मैनेजमेंट है और केयर है एनिमल्स की, जिससे जो जेनेटिक क्वालिटीज़ हैं और जो एनिमल का बिहेवियर है, इन दोनों के माध्यम से हम प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करते हैं। अब ये कई तरीके की हो सकती है। ये आपका गाय का पालन भी हो सकता है, यानी काऊ प्रोडक्शन, काऊ मिल्किंग के लिए भी हो सकता है। इसके अलावा आपके बोवाइन जितने एनिमल्स हैं वो हो सकते हैं, गोट हो सकती है, पोल्ट्री हो सकती है, फिशिंग हो सकती है, कई तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। हालांकि जो कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ जो हमारे पास में एनिमल हस्बेंड्री के चीज़ें होती हैं वो हम लोग अलग अलग फॉर्मेट में देख लेते हैं। लाइक द ब्रू रिवोल्यूशन एंड द अदर रिवोल्यूशंस आर नॉट बीइंग कंसीडर्ड अंडर एनिमल हस्बेंड्री। अगर हम स्टेटस के बारे में बात करें कि एनिमल हस्बेंड्री का स्टेटस क्या है, तो इंडिया का जो लाइव स्टॉक सेक्टर है वो अपने आप में बहुत बड़ा है, दुनिया में बहुत बड़ा है। दिक्कत यहाँ पर यह है कि हमारे यहाँ पर सेक्टर तो बहुत बड़ा है, कई सारे बोवाइन प्रोडक्ट्स हैं, कई सारे हमारे पास में ब्रीड्स हैं, लेकिन उनकी जो ब्रीड कंडीशन है वो उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है। नॉर्मली अगर आप डेनमार्क का एग्जाम्पल देखेंगे या अदर यूरोपियन कंट्री का जो एग्जाम्पल देखेंगे, वहाँ पर बोवाइन की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली इन द स्कैंडिनेवियन पार्ट। वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं, जो मिल्क देने वाली जो कैपेसिटी होती है, जो गाय या फिर जितने भी बोवाइन एनिमल्स हैं जिनकी कैपेसिटी होती है वो मच 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 हायर होती है एज़ कम्पेयर टू इंडियन पार्ट। इंडिया में अगर देखें तो लगभग 20.5 मिलियन पीपल ये लोग डायरेक्टली लाइव स्टॉक पर डिपेंडेंट हैं। ये जो डेटा है इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही काउंट किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इनफॉर्मल इकोनॉमी होती है उतनी ज़्यादा सही तरीके से काउंट नहीं होती है, बट स्टिल ये एक ऑथेंटिक सोर्स से लिया गया है। इस वजह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि लगभग 20.5 मिलियन पीपल, 20.5 मिलियन पीपल आर इन्वॉल्व इन लाइव स्टॉक सेक्टर। लाइव स्टॉक सेक्टर लगभग 16% ऑफ द इनकम ऑफ स्मॉल फार्म हाउस होल्ड को कंट्रीब्यूट करता है और ये लगभग 14% ऑफ ऑल रूरल हाउस होल्ड कवर करता है। लाइव स्टॉक प्रोवाइड करता है लाइवलीहुड टू द 2/3 ऑफ द रूरल कम्युनिटी। जैसा कि हम लोग देखें ही है कि एग्रीकल्चर करने वाले जो लोग होते हैं वो एनिमल हस्बेंड्री भी करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री करने वाले लोगों में जो मजदूर वर्ग है वो भी होता है कि घर में अपना जो एनिमल हस्बेंड्री है, जो बोवाइन्स वगैरह उनको रखे हुए हैं और बाकी बाहर मजदूरी के लिए चले जाते हैं। लगभग 8.8% ऑफ द पॉपुलेशन को ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, एम्प्लॉयमेंट देता है। बहुत सारा रिसोर्स है, लगभग 4.11% ऑफ जीडीपी और एग्रीकल्चरल जीडीपी में लगभग 1/5 ऑफ द टोटल इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करता है। ये इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से अगर बात किया जाए तो 2020 का जो इकोनॉमिक सर्वे है वहाँ पर जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दैट इज CAGR जो प्रोजेक्ट किया गया था वो लगभग 8% के आसपास था। वही अगर 2021 में देखें, 2021 में देखें तो लाइव स्टॉक की जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर और लाइफ एक्टिविटी में वो बढ़ गई है। पहले 24% के आसपास थी, अब वो बढ़ करके
लगभग 28%, 28.5% हो गई है। लाइव स्टॉक की जो इनकम है वो अपने आप में सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बनते आ रहा है जो भी रूरल पॉपुलेशन है, और इसी वजह से इनफैक्ट जो फार्मर की इनकम को डबल करने के लिए अशोक दलवाई कमेटी बनाई गई थी, उसमें ये इस बात को फोकस किया गया है कि फार्मिंग अपने आप में एक लिमिटेशन होती है, फार्मिंग के साथ साथ आपको कई और भी काम करने पड़ेंगे, उसमें से एक एनिमल हस्बेंड्री भी है। कई और काम में जैसे सोलर पावर प्लांट वगैरह लगा लेना अपने फील्ड में, या फिर इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डिलीवर कर देना, दे देना, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अपने आप में लिंक हो रही हैं। उसमें से एनिमल हस्बेंड्री एक अपने आप में एक प्राइमरी सोर्स के तौर पर आप बोल सकते हैं। 2019 का जो लाइव स्टॉक सेक्टर है उसमें ये हमारे पास में डेटा दिया गया है कि कितना ज़्यादा चेंज हमें देखने को मिल रहा है। कैटल में 0.83% का डिफरेंस है, बफेलोज में लगभग 1 पॉइंट का डिफरेंस है, गोट में अगर देखें तो लगभग 10% का हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, शीप में लगभग 14% का डिफरेंस है, पोल्ट्री में अच्छा खासा एक डिफरेंस देखने को मिला है, दैट इज 16% का डिफरेंस हमें देखने को मिला, और ओवरऑल सेंस में अगर देखते हैं तो 4.6% डिफरेंस देखने को हमें मिला है। पोल्ट्री सेक्टर चूंकि अपने आप में जो एग्रीकल्चर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, तो इस वजह से भी पोल्ट्री में काफ़ी डिफरेंस और बहुत ही एक प्रोडक्टिव इंडस्ट्री के तौर पर हमें देखने को यहाँ पर मिल रही है। 20th लाइव स्टॉक सेंसस के बारे में अगर बात करें उससे पहले कुछ और डेटा के बारे में अगर बात करते हैं तो टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन हमारे यहाँ पर लगभग 535.78 मिलियन है। आप एक नियर बाई डेटा याद रखिएगा कि हाँ ठीक है, लगभग लेस देन 550 मिलियन पॉपुलेशन हमें जो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है वो हमें देखने को मिल जाती है, जो कि लगभग 4.6% इंक्रीज बोल रहा है जब हम लाइव स्टॉक सेंसस 2012 से कंपेयर करते हैं। तो जो टोटल बोवाइन पॉपुलेशन है दैट इज कैटल या बफेलो या मिथुन या याक, जहां से हमें दूध मिलता है बेसिकली, वो 79 मिलियन है जो 2019 में थी, और ये प्रीवियस सेंसस से लगभग 1% हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। टोटल इंडिजिनस और जो हमारे यहाँ के ट्रेडिशनल कैटल पॉपुलेशन है उसमें 6% का डिक्लाइन है। उसका सीधा कारण यही है कि जो हमारे यहाँ की जो बोवाइन है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो ईल्ड निकल करके आती है वो काफ़ी कम होती है, और इस वजह से जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसेमिनेशन करा करके फिर अल्टीमेटली इसको ब्रीड किया जाता है और ज़्यादा प्रोडक्टिव गाय, ज़्यादा प्रोडक्टिव जीन्स वगैरह लेकर के आया जाता है। इनफैक्ट जो जेनेटिक एडिटिंग है, हालांकि हमारे इंडिया में जेनेटिक एडिटिंग ऑन द लाइव स्पीसीज कराना फिलहाल अभी मना है, नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू हम मॉडिफाई करके फिर फाइनली अपनी जो बोवाइन प्रोडक्शन है, बोवाइन ब्रीडिंग है, उसको हम लोग और बढ़ा रहे हैं। छोटा सा एक एग्जांपल लिया जाए तो डॉग स्क्वाड होता है, अगर आप देखेंगे पुलिस सर्विस में देखिए या फिर आर्मी में देखिए या फिर जहाँ पर भी स्नीफिंग की ज़रूरत होती है तो कहीं ना कहीं एक डॉग स्क्वाड होता है। उन डॉग स्क्वाड में अगर आप देखेंगे तो जो ब्रीड्स होते हैं दे ऑल आर फॉरेन ब्रीड, मैक्सिमम जो ब्रीड्स हैं वो फॉरेन ब्रीड ही हैं। कारण उसका ये है कि उनके पास में स्ट्रेंथ होती है, प्लस साथ में उनकी जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी हाई होती है। स्निफिंग की पावर हो गई और आइडेंटिफिकेशन की जो बात हो गई, इन सारी चीज़ों को बड़ा तेज़ी से वो ग्रास्प कर लेते हैं। लेकिन अभी रिसेंट में ऐसा देखा गया है कि 1 बाय 1 करके जब ब्रीडिंग कराई जा रही है, हमारे जो देसी कुत्ते हैं, जो हमारे ओरिजिनल ब्रीड्स हैं, उनकी ब्रीडिंग करा करके अब ये 4-5 जनरेशन के बाद में ऐसा देखा जा रहा है कि उनकी भी स्ट्रेंथ में या उनकी भी स्टामिना में काफ़ी इंक्रीज देखने को मिल रहा है, इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, और उनकी भी जो आइडेंटिफिकेशन और जो स्निफिंग पावर है वो भी इंक्रीज़ की है। तो कहीं ना कहीं जब हम चीज़ों को और मॉडिफाई करते जाएंगे, जब हम थोड़ा सा जेनेटिक मॉडिफिकेशन करेंगे, इंसेमिनेशन करेंगे, तो उसके कारण से भी हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। एंड द सेम कैन बी अप्लाइड इन द एनिमल हस्बेंड्री पार्ट ऑल्सो। द पॉपुलेशन ऑफ काउ इन द कंट्री हैज़ राइजन बाई 18% इन द लास्ट 7 ईयर्स। लगभग 18% तक बढ़ा दिया गया है, और उसका कारण यही है कि हम लोग मिल्क प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी दे रहे हैं और उसकी डिमांड भी लगातार बढ़ते जा रही है। मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्लस साथ में मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट, इन दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर पोल्ट्री पॉपुलेशन के बारे में देखते हैं तो यहाँ पर भी 16.8% का इंक्रीज़ है, जो कि ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। लगभग 46% राइज हमें देखने को मिल रहा है बैकयार्ड पोल्ट्री बर्ड्स, जिसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई है। संख्या याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट आप इंक्रीज़ जो हो रहा है उसको ध्यान रखिएगा। द नंबर ऑफ फीमेल कैटल इज़ 145 मिलियन, जो कि 18% है, जो कि 18% था 2012 का। द नंबर ऑफ मेल कैटल ऑन द अदर हैंड ड्रॉप्ड टू 47.4 मिलियन एज अगेन 67.92 मिलियन इन 2012। तो आप ध्यान रखिएगा, फीमेल वाला जो है वो बढ़ा है इस कंपेयर, और ऑब्वियस भी है
क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें फीमेल कैटल की ज़रूरत है, ना कि मेल कैटल की। और मेल कैटल से इंसेमिनेशन भी नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो ब्रीड है वो काफ़ी पुअर ब्रीड मानी जा रही है। कैटल अकाउंट फॉर 35.94 लगभग 36% ऑफ द टोटल लाइव स्टॉक इन द कंट्री, जिसमें से गोट 27.8% है, बफेलोस 20.45% है, शीप 13.87% और जो पिग है वो काफ़ी कम है, 1.69% है, जो कि नॉर्थ ईस्ट और जो हिमालयन एरियाज़ है मेनली वहीं पर हमें देखने को मिलती है। ये अपने आप में एक स्मॉल रूडिमेंट्री सेक्टर है जहाँ पे शीप और गोट्स आर कलेक्टिवली नोन एज स्मॉल रूमिनेंट्स। इंडिया सपोर्ट 16.1% ऑफ द वर्ल्ड्स गोट पॉपुलेशन एंड 6.4% ऑफ द शीप, जो कि FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बताई गई है। इस एनिमल हस्बेंड्री से एक आइडिया आपको ये लग गया होगा कि हमारे यहाँ पर मेनली जो फोकस किया जाता है वो है बोवाइन ब्रीडिंग पर, या जो बोवाइन कैटल्स हैं, बोवाइन पॉपुलेशन, उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क की डिमांड हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और ये वर्ल्ड लेवल पर भी काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ से हम एक्सपोर्ट करके अपना मुनाफा भी कमा सकते हैं। 20th लाइव स्टॉक सेंसस के हिसाब से यहाँ पर अगर बात करें तो इंडिया बफेलो पॉपुलेशन में फर्स्ट नंबर पे है, गोट पॉपुलेशन में सेकंड नंबर पे है, पोल्ट्री में भी हम लोग सेकंड नंबर पे हैं, सेकंड नंबर पे हम लोग फिशिंग में भी हैं और साथ में एक्वाकल्चर में भी हैं। शीप के बारे में अगर बात करते हैं तो थर्ड नंबर पे, हालांकि संख्या काफ़ी कम है। फिफ्थ नंबर पे हम लोग डक और चिकन में हैं, 10th नंबर पे हम लोग कैमल पॉपुलेशन में आ जाते हैं। तो ये रैंकिंग आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, कहीं ना कहीं ये आपको एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ करने में हेल्प करेगा। लाइव स्टॉक के बारे में अगर बात किया जाए कि क्या इंपैक्ट हमारे सोशो इकोनॉमिक कंडीशन में या सोशो इकोनॉमिक लाइफ में क्या इंपैक्ट कर रहा है, तो मेनली आप इसे 4 तरीके से देख सकते हैं। सोशो इकोनॉमिक में एक तो सोशल सिक्योरिटी के बेसिस पर आ जाती है और दूसरा होती है जो इसकी इकोनॉमिक बेनिफिट है। इकोनॉमिक बेनिफिट में जैसे कि इनकम, एम्प्लॉयमेंट, सोशल सिक्योरिटी, जेंडर इक्विटी, जो कि सोशल में आ जाता है। इनकम के बारे में अगर बात किया जाए तो लाइव स्टॉक सेक्टर एक सब्सिडरी इनकम के तौर पर दिया जा रहा है। जितने भी पुअर लोग हैं, मान लेते हैं कोई मजदूरी कर रहा है या एग्रीकल्चर कर रहा है, तो उसके लिए ये जो पॉपुलेशन है, जैसे बकरी पालन वगैरह, बड़ा ही प्रचलित है। बकरी से न सिर्फ दूध मिलता है, जो कि अगर मान लेते हैं डेंगू वगैरह हो जाता है तो वहाँ पर बड़ा ही महंगा मिलता है और डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, मेडिसिनली काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। दूसरी चीज़, गोट को बाकी रिचुअल्स में भी यूज़ कर लिया जाता है, जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं वो लोग गोट को यूज़ कर लेते हैं, तो ये भी एक पॉइंट आ जाता है, इनकम जनरेट करने का एक सोर्स बन जाता है। इसके अलावा काऊ और बफेलो ये लोग भी अपना मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, जिससे कि सेल करके, बेच करके, एक्सपोर्ट करके फिर फाइनली इससे भी काफ़ी ज़्यादा इनकम निकल करके हमें आ जाती है। तो कहीं ना कहीं एक असेट के तौर पर है, जितने भी हमारे पास में लाइव स्टॉक्स हैं, स्पेशली द बोवाइन पार्ट, वो हमारे लिए एक असेट के तौर पर है, जो कि काफ़ी अच्छी इनकम प्रोवाइड कर देता है और ठीक ठाक, मतलब अगर आप स्मॉल स्केल पर भी कर रहे हैं तो आपको ठीक ठाक इनकम हो जाती है, और अगर आप बड़े स्केल पर कर रहे हैं, लार्ज स्केल पर कर रहे हैं, तब तो खैर आप अच्छे खासे बिजनेस कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट के बारे में अगर बात किया जाए तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व हियर, बहुत सारे लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं। जो लोग भी इलिटरेट है या फिर लेस लिटरेट हैं, अनस्किल्ड हैं, वो लोग लाइव स्टॉक बड़े ही आराम से कर ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और कहीं ना कहीं एक बात ये भी होती है कि एग्रीकल्चर फुल टाइम है नहीं, लिमिटेड होता है, सीजनल होता है, तो वहाँ पर जो हमारा ये लाइव स्टॉक है ये उनको एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया प्रोवाइड करता है। सोशल सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। सोशल सिक्योरिटी का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं जो एनिमल्स हैं वो ओनर को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, ओनर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ज़्यादा कह लीजिए कि एनिमल से अलग अलग तरीके का हम लोग प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं एक सोशल, सामाजिक रूप से एक सिक्योर भी बना करके हमें रखा हुआ है। बुल्स एंड काऊ आर वर्शिप्ड ऑल्सो, तो ये भी हमारे लिए एक पार्ट आ जाता है जो हमारे पास में सोशल सिक्योरिटी का पार्ट बन जाता है। जेंडर इक्विटी भी होती है, कहीं ना कहीं जो है एनिमल हस्बेंड्री भी जेंडर इक्विटी को प्रमोट करता है। 3/4 ऑफ द लेबर डिमांड जो है हमारी वुमेन के द्वारा ही की जाती है, यहाँ से प्रूव हो जाती है। तो एक देखेंगे तो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन में हमारा कहीं ना कहीं जो लाइव स्टॉक सेक्टर है उसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिल जाता है। अगर हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक सेक्टर इन द इंडियन इकॉनमी, अगर इंडियन इकॉनमी में अगर बात करते हैं तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल जाती है। एम्प्लॉयमेंट का अगर आप डेटा देखें, NSSO की जो 68th राउंड की सर्वे हुई थी, वहाँ पर ये पता चलता है 16.44 मिलियन पीपल आर इंगेज्ड इन एम्प्लॉय, मतलब कि लाइव स्टॉक सेक्टर। तमाम चीज़ें हो सकती हैं, फार्मिंग ऑफ एनिमल हो सकता है, मिक्स्ड फार्मिंग हो सकती है, फिशिंग हो सकती है, एक्वाकल्चर हो सकती है, इन सभी चीज़ों में ये इन्वॉल्व होता है। लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर ऑल्सो, इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, एंड इवन द कंज्यूमर में भी हम लोग फर्स्ट इन द वर्ल्ड हो जाते हैं।
तो इससे हम लोग ये कर सकते हैं कि हम अपने आप को प्राइमरी तौर पर केवल रोक करके ना रखें, हम लोग रॉ मटेरियल, रॉ मिल्क नहीं एक्सपोर्ट करें या रॉ मटेरियल को ज़्यादा प्रमोट ना करें, हम लोग उसको प्रोसेस कर सकते हैं, मिल्क पाउडर बना सकते हैं, मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो उससे हम लोग वैल्यू एडिशन करके, थोड़ा वैल्यू एडिशन करके हम लोग ज़्यादा बेनिफिट कमा सकते हैं। मिल्क प्रोडक्शन जो कि 2018-19 के दौरान में 188 मिलियन टन हुआ करता था, वो अब बढ़ करके एनुअल ग्रोथ रेट 6.5% जो अपने आप में बहुत बड़ी है, काफ़ी ज़्यादा होकर के लगभग 394 ग्राम्स पर डे होते आ रहा है, जो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अपने आप में एक वर्ल्ड लेवल का एक अचीवमेंट है। इसमें तमाम एनजीओज और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो भी बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रही हैं। लाइक अमूल का एग्जांपल आप लोग जानते होंगे, अमूल अपने आप में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन द प्रोडक्शन ऑफ दिस वन लाइक मिल्क प्रोडक्शन कोऑपरेटिव के फॉर्मेट में। और कहीं ना कहीं जो ये एक मिल्क प्रोडक्शन है, इस मिल्क प्रोडक्शन को एक कॉरपोरेट अवतार देने का यही एक मेन कह सकते हैं इंडस्ट्रियल सेटअप किया गया था। इनकम के बारे में बात करें तो 20.5 मिलियन पीपल ऑलरेडी इन्वॉल्व इन द लाइव स्टॉक सेक्टर, ये ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं। प्लस साथ में हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा 16% ऑफ द इनकम है वो भी निकल करके आता है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा लाइव स्टॉक सेक्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द जनरेशन ऑफ इनकम, और इनकम सोर्स भी काफ़ी बनते आ रहा है। 11% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है और 25.6 यानी कि लगभग 1/4 ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर, जो टोटल एग्रीकल्चरल जीडीपी है वहाँ पर भी कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल जाता है। फूड के बारे में बात करेंगे तो ये भी एक अच्छा सोर्स बन जाता है। जो प्रोडक्ट निकल करके आते हैं उस प्रोडक्ट से हमें कहीं ना कहीं न्यूट्रिशंस मिलते हैं। पर कैपिटा जो मिल्क की अवेलेबिलिटी है वो भी ज़्यादा होती आ रही है, जिससे कि एक अच्छा खासा न्यूट्रिशन जनरेट हो रहा है। सोशल सिक्योरिटी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस ही कर लिया है। फिशरी सेक्टर के बारे में अगर देखते हैं तो ये लगभग 16 मिलियन फिशरीज जो मतलब फिशिंग करते हैं उनको एक प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी लेवल पर ये लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। शेयर अगर हम बात करते हैं जो फिशिंग का है इन द एग्रीकल्चरल जीडीपी एंड एक्सपोर्ट, लगभग 58% ऑफ द जीडीपी फ्रॉम एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग निकल करके आता है इस सेक्टर से। ऑल्सो द सेक्टर इज वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फिशिंग है वो वर्ल्ड लेवल पर जानी जाती है और कहीं ना कहीं जो फिशिंग है उसको डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पर 2-3 दिक्कतें आ जाती हैं, जैसे कि फॉर्मलिन वगैरह का यूज़ कर लिया जाता है टू प्रोटेक्ट द फिश। ठीक है, पेरिशेबल आइटम है तो उस पर कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मलिन वगैरह लगा देने से, केमिकल वगैरह अप्लाई कर देने से दिक्कत ये आ रही है कि कैंसर बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। इनफैक्ट गोवा में ये चीज़ देखी भी गई थी कि जो आंध्रा से जो फिशेस वगैरह आ रहे थे फॉर्मलिन यूज़ करने के कारण से उनमें काफ़ी ज़्यादा कैंसर भी डेवलप होते हुए देखने को मिला था। तो हमें इसे सस्टेनेबल बनाना है, हमें कहीं ना कहीं कोल्ड स्टोरेज को बढ़ाना होगा और कुछ ऐसी चीज़ें करनी होंगी जिससे कि हमारा जो फिशिंग है या फिर जो ओवरऑल लाइव स्टॉक सेक्टर है ये हमारा और बेहतर होते जाए। जो फिश पॉपुलेशन प्रोडक्शन के बारे में अगर बात करते हैं तो लगभग 13.42 मिलियन मीट्रिक टन 2018-19 में हुआ था, जो कि लगातार ही बढ़ते जा रहा है। कई सारे चैलेंजेस भी हमें फेस करने पड़ रहे हैं बाय द लाइव स्टॉक सेक्टर इन इंडिया, जैसे प्रोडक्टिविटी को लेकर के। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं कि जो प्रोडक्टिविटी है हमारे इंडिया में इंडिजिनस ब्रीड का वो काफ़ी कम है और इस वजह से हमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराने की ज़रूरत है, जिससे कि जो नेक्स्ट जनरेशन्स आए वो एक अच्छी खासी मतलब हाई प्रोडक्टिविटी बोवाइन प्रोडक्ट्स निकल करके उसमें से आए। दूसरी दिक्कत होती है इंडिया में ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। उस ट्रॉपिकल क्लाइमेट के कारण से बहुत सारी बीमारियां भी बढ़ती हैं, जैसे कि फूट एंड माउथ डिसीज़ जो कि अपने आप में वायरल डिसीज़ है, उसका इलाज नहीं हो पाता है। ब्लैक वाटर इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जानवरों में हो जाती है। अब दिक्कत ये होती है कि चूंकि द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द लाइव स्टॉक सेक्टर दे आर पुअर, ये लोग गरीब हैं और इस वजह से अगर कोई बीमारी हो भी जाती है तो वो इलाज नहीं करा पाते हैं और उस कारण से वो जानवर को खुला छोड़ देते हैं। अब वो खुला छोड़ देने के कारण वो होगा क्या कि एक बोवाइन से दूसरे बोवाइन में बीमारी फैलते जाएगी और कहीं ना कहीं एक जैसे प्लेग टाइप का फैलता है वैसा ही ये बीमारी फैल करके सारे ही जानवर यहाँ पर इन्फेक्ट हो जाते हैं, तो अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरी चीज़ ग्रीन हाउस गैस को लेकर के, आप लोगों को पता ही है जब गाय होती है, जब मतलब अपना चबाती रहती है तो उससे भी मीथेन गैस का एमिशन वगैरह होता है। हालांकि उतना कुछ खास नहीं है बट स्टिल मीथेन गैस का एमिशन यहाँ से भी होता है। सो रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस थ्रू मिटिगेशन एंड अडॉप्टेशन स्ट्रैटेजी विल बी अ मेजर चैलेंज। लॉस ऑफ इंडिजिनस ब्रीड, ऑलरेडी हम लोग देख लिए हैं कि हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा रहे हैं जिससे कि इंडिजिनस ब्रीड जो है वो खत्म होते आ रही हैं। अब यहाँ पर दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए बट फिर भी ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है? प्रॉब्लम ये है
कि जो हम लोग डेनमार्क या बाहर के जो भी ब्रीड्स लेकर के आ रहे हैं वो टेम्परेट क्लाइमेट की हैं और उनको इंडिया में जैसे ट्रॉपिकल कंट्री में सरवाइव करने में बहुत दिक्कत आ जाती है। तो इसी वजह से जो वायरल डिसीजेज हैं या जो एक सस्टेनेबिलिटी है वो पूरी तरीके से अचीव नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है। तो हमें कुछ इस तरीके का डेवलपमेंट करना होगा कि सर्वाइवल रेट भी हमारा ज़्यादा हो प्लस साथ में प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा रहे। लिमिटेड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सर्विसेज कहीं ना कहीं जो है वो क्वालिटी जर्म प्लाज्म के मतलब को डिफिशियंट कर रही है, मतलब कि क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं निकल करके आ रही है। दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजिकल मैन पावर की प्रॉब्लम है। तो इन सब के कारण से कहीं ना कहीं जो हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सर्विसेज है वो भी अपने आप में लिमिटेड रह गया है। इसके अलावा लेस क्रेडिट है, उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है एक्सपेंडिचर के लिए, जीडीपी नहीं मिल पाता है, खर्चा नहीं कर पाते हैं और इस वजह से उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। प्लस साथ में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इस सेक्टर को निगलेक्ट करता है, क्योंकि अगर लोन देगा भी तो लोन फंसने का डर रहता है, एनपीए बनने का काफ़ी ज़्यादा डर रहता है और फिर सरकार आएगी, लोन वेवर कर देगी और फिर उनका पैसा ऑलरेडी फंसा रह जाएगा। क्योंकि फिर गवर्नमेंट लोन वेवर कर देती है, अनाउंस कर देती है, बट लोन एक्चुअल में जो पैसा एक्चुअल में बैंक्स के पास पहुंचना चाहिए वो पहुंच नहीं पाता है, टाइम लग जाता है। इस कारण से काफ़ी दिक्कत हो जाती है। मीट प्रोडक्शन एंड मार्केट, अगेन ये हमारे लिए काफ़ी डिमांडिंग है, वर्ल्ड लेवल पर डिमांडिंग है। तो इस वजह से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो मीट प्रोडक्शन है और जो मार्केट है ये भी एक चैलेंज रहेगा टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ द पीपल एंड डिमांड ऑफ द फॉरेन कंट्री। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे चैलेंजेस को लेकर के। हम लोगों ने इस सेशन में डिस्कस किया था हमारा फूड स्टॉक लाइव स्टॉक सेक्टर के बारे में जो भी चीज़ें हैं। तो फिलहाल यहाँ पर इस डिस्कशन को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। आगे हम लोग इसी तरीके से छोटे छोटे टॉपिक्स को डिस्कस भी करते रहेंगे। जो डाउट रहेगा वो आप लोग पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जनरल स्टडीज से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितनी भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें हम लोग इस चैनल पर ही डिस्कस किया करेंगे। फिलहाल यहाँ स्टॉप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।